वीडियो ऑन कर लीजिए। लास्ट टाइम कहाँ तक बताया था? अरे भाई हाँ, लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कस किया था हम लोगों ने? पावर। अच्छा, पावर कंप्लीट हो गया था, उस पर न्यूमेरिकल करवा दिए थे। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए, इससे पहले हम लोग एनएलएम में जो करते आ रहे थे, हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि जो भी मास है वो आपका कैसा है, पॉइंट मास है। एवरीडे हम लोग यही सपोज करके बनाते थे, ठीक है, कि हम लोग उसको क्या मान लेते थे, पॉइंट मास मान लेते थे। अगर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक रॉड है, या आपका इस वाले पॉइंट पे हिंज्ड है, और ये रॉड आपका इस डायरेक्शन में अल्फा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। आगे मैं रॉड में कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा ए है, बी है और आपका सी है। ये आपका R1 डिस्टेंस पे है, ये आपका R2 डिस्टेंस पे है, ये आपका R3 डिस्टेंस पे है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी, सभी क्या करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे अल्फा भी है, ठीक। अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल को देखूं तो हर एक पार्टिकल के पास AT और AC दोनों होंगे। अगर मैं इसके लिए AT के बारे में बात करूं तो AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इंटू अल्फा, और AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी वाले पार्टिकल के बारे में बात करूं तो R2 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अगर मैं देखूं तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि ये तो आपका डिपेंड करता है कि कितनी पोजीशन पे है पॉइंट्स। इसलिए यहाँ पे अगर कोई सी भी रिजिड बॉडी है जहाँ पे वो आपका रोटेशन भी कर रहा है, तो उस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरे को नेट फोर्स लिखना है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे हैं?
मैं हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के अगर एनालिसिस करूं तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है ये, अगर मैं हर एक पार्टिकल्स के लिए अलग अलग लिखूं तो। लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एफ नेट निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया आपके हाथ में पेन है, पेन को अगर ऐसा रोटेट करते हुए प्रोजेक्टाइल करें तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। मैंने कहा कि पेन पे आपके दो एंड हैं, दो एंड को आपने मान लिया ये m1 मास है, ये आपका m2 मास है। आपने इसको प्रोजेक्ट किया, आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ऐसा कुछ रोटेट होता हुआ कुछ पोजीशन पे ये ऐसा हो जाएगा, रोटेट भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है। प्रोजेक्टाइल किया, पेन को उछालिए आप, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ये m2 ये m1, उसके बाद ये ऐसा हो गया m1 m2, फिर ये कुछ ऐसा हो गया m1 m2। इसको इमेजिन कर पा रहे हैं? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूँ कि व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ m1, मेरे से पूछा गया कि m1 की ट्रेजेक्ट्री क्या है। मैं m1 को अगर मैं लाइन से ज्वाइन करूँ तो देखिए आपको कुछ ऐसे ही बनता हुआ नजर आएगा, ये m1 है, ये m1 है, ये m1 है, ऐसी है ना। तो देखिए ये आपका ये कोई कर्व स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, ना ही पैराबोला है, ना ही स्फेरिकल है, ना ही आपका हाइपरबोला है। ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ को शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखूं तो m1 m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा। मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो ये आपको देखिए पैराबोलिक पाथ नजर आएगा सेंटर ऑफ मास का, है ना। थोड़ा फिगर वैसा बन गया, लेकिन अगर आप पेन को उछालिए तो आपको नजर आएगा साफ साफ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, पैराबोलिक ग्राफ है। तो इसने देखिए इस क्वेश्चन में अगर मेरे को m1 m2 इन सब की एनालिसिस करनी है तो मैं इसकी डायरेक्ट एनालिसिस नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके करूंगा। मैं सबसे पहले किसकी एनालिसिस करूंगा, सेंटर ऑफ मास की। मैं कहूंगा कि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ। अब मान लीजिए कि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 m2 क्या कर रहे होंगे, सोच के बताइए, इमेजिन कीजिए बस कि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं और m1 m2 को देख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 m2 क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर, इमेजिन कर पा रहे हैं? आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए कुछ देर के बाद आपको m1 ऐसे इधर ही नजर आएगा ना, ये रोटेट कर गया, ये m1 इधर आ गया, ये m2 इधर आ गया, ये रोटेट कर गया, m1 इधर आ गया, m2 इधर आ गया, ऐसे ही हो रहा है ना। मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करूं, इसका मतलब मैंने ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और आपने कहा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 m2 क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक जनरल केस में देना चाहता हूँ कि मैंने क्या कहा, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जितने भी पॉइंट्स हैं वो या तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होंगे या तो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई मोशन नहीं हो सकता। पार्टिकल को कैसे भी थ्रो कीजिए, इमेजिन करके देख लीजिए। पेन का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, पेन को एक बार लीनियरली मूव करवा के देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा। पेन को रोटेट करवा दीजिए, फेंकिए, कुछ भी कीजिए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं या तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होंगे या तो आपके क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑल पॉइंट्स विल डू स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
तो मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप लोग कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट आप लोग क्या लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है ना आप सभी को। वैसे अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, m1 y1 प्लस m2 y2 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिमिलर वे अगर आपको z कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 z1 प्लस m2 z2 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये सबको क्लियर है ना, ये फॉर्मूला सबको आता होगा, ठीक है। तो आपने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। मैंने कहा कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है और उसके वर्टेक्स पे आपने मास रखे हुए हैं, हर एक का मास इक्वल है, एम एम एम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है। मैंने मान लिया जो पहला वाला एम मास था ये क्या है, ओरिजिन पे है। ओरिजिन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, पोजीशन पता लगाते हैं। अब जल्दी से बताइए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर a/2 और a/2√3। हाँ क्या आ रहा है आर्यन। a/2 और हाँ a/2√3। a/2√3, हाँ करेक्ट है। सिंपल सा एक, मैं हर एक का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट a,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a/2 √3 a/2। यही होगा ना। ये कोऑर्डिनेट निकालना आता है कि नहीं सबको। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। ये एंगल कितने हैं, 60। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है, a/2। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, √3 a/2। इसका मतलब थर्ड वर्टेक्स भी आपको पता चल गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सीएम इज इक्वल टू m1 x1 कितना, 0, m2 x2 m/a m3 x3 m/a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m। YCM कितना हो जाएगा, m1 x1 0, m2 y2 0 और थर्ड क्या है, m3 x3 √3 a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m। क्लियर है सबको, ठीक है। तो एक्सीएम और वाईसीएम आपने निकाल लिया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए कि इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि ये हमने क्यों निकाला है। जैसे कि मान लीजिए कि दो मास हैं आपके पास, m1 m2। ये दो मास सिस्टम है, m1 m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। मैंने कहा कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक मास को ओरिजिन पे मान लूंगा। अगर मैं m1 को ओरिजिन पे मान रहा हूँ
तो सेंटर ऑफ मास वाईसीएम कितना होगा? वाईसीएम तो 0 होगा ना। सिंपल लॉजिक लगाइए, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 m2 के बीच में होना चाहिए कहीं पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सीएम लिखूं तो एक्सीएम विल बी इक्वल टू m1 x1 तो 0 हो गया, m2 x2 r डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसको आपने r1 सपोज कर लिया, इसका मतलब ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका r1 डिस्टेंस पे है, और ये आपने निकाल लिया। अगर मैं कहूँ कि जो m2 है वो सेंटर ऑफ मास से r2 डिस्टेंस पे है, तो r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r माइनस r1, और ये वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा m1 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। अब देखिए, आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता चल गई। मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो m1 था वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है r1 डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m2 क्या है, राइट हैंड साइड में है और वो आपका r2 डिस्टेंस पे है। अगर मैं सिंपल m1 r1 करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी m1 m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास n2 r। उसी तरीके से अगर मैं m2 r2 करूं तो ये आ जाएगा आपका m1 m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास n2 r। यहाँ से देखिए, आपको देखिए दोनों चीजें सेम नजर आ रही हैं। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसको फिलहाल अभी याद रखिए, कुछ देर के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और कि हमने निकाला क्यों था। ठीक है, इसको फॉर्मूले के रूप में आगे यूज करेंगे हम लोग। चलिए, अब देखिए मेरे को यहाँ पे एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक भी नजर आया कि अगर मैं कहूँ कि अगर दो मास सिस्टम है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है, आर के इक्वल है, तो मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या मान लूंगा, ओरिजिन पे मान लूंगा। यहाँ पे मैंने m1 को क्या मान लिया है, ओरिजिन पे मान लिया है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका r1 डिस्टेंस पे होगा, और ये r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला मास। अपोजिट वाला मास क्या है, m2 डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। ठीक है, किसी भी एक मास को आप लोग ओरिजिन पे मान लेंगे और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा, ओरिजिन के अलावा जो दूसरा मास है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को करता, सिर्फ कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो तरीका बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा करने के लिए। मैंने कहा कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे एम था, यहाँ पे एम था, यहाँ पे एम था। ये आपका ओरिजिन पे था, पहला वाला ओरिजिन पे था। ठीक, मैं तो सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ये दो मास हैं ए और बी, इसको ए और बी मान लीजिए। तो ये तो टू मास सिस्टम हो गया। ए को आपने ओरिजिन पे रखा तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि दोनों मास इक्वल हैं। बिल्कुल बीचों बीच होगा, इसका मतलब a/2 पे होगा। ठीक, और ये मास कितना हो जाएगा, 2m। ए और बी का सेंटर ऑफ मास ये सी पोजीशन पे है, वो कितना है, 2m है। अब ये तो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया ना, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है 2m और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √3/2 इंटू ए। देखिए ध्यान से, ए और बी का सेंटर ऑफ मास मैं निकाल चुका हूँ। उसके बाद तो एक सी बचा ना मेरे पास, a b c। ठीक, तो ए और बी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 2m आ चुका, और तीसरा कौन सा है, m। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, मैंने कहा कि किसी वाई डिस्टेंस पे होगा, तो ये वाई डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। इसको ओरिजिन पे मान लीजिए, ये ओरिजिन पे होगा तो इसका अपोजिट वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वही चीज आ गई ना, √3a/6, वही चीज आ रही है a/2 √3। रैशनलाइज कर लीजिएगा √3 को ऊपर नीचे। तो देखिए, आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता चल गया। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a/2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, √3a/6। नहीं आया तुषार? सर एक बार और बता दीजिए, नहीं आया। मैंने कहा ए और बी का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा। ए और बी गायब हो गए, अब क्या बचा, यस सर। 2m और m बचा ना। यस सर। बस उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यस रूट सर, थ्री आ ए बाई टू बस उन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, जो फॉर्मूला लगाया था हमने। ठीक। ओके। आगे समझ में? इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए।
एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एम 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 एम, और आगे में रखा हुआ है 2m 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 2m। ट्यूब की साइड आपको दी हुई है ए, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी से। आए किसी का? सर a/2 और ये सर a/√2 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आखिरी वाला गलत आ रहा है। सही से निकालिए। नहीं आया किसी का? देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक सामने वाला आपको नजर आ रहा है, सामने वाला कैसा नजर आएगा, एक स्क्वायर की तरह। सामने वाले प्लेट को देखिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए एक सामने प्लेट रखा हुआ है, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। सर a/2 2a/3। हाँ सही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं सामने वाले को देखूं तो सामने वाला मेरे को कैसा नजर आए, परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस स्क्वायर का, वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, वो 4m होगा। और थोड़ा सा लॉजिकली बताइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, a/2, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, a/2, बिल्कुल बीचों बीच है। और एक बार पीछे वाले को देखिए, ये पीछे वाला है आपका, ये पीछे वाले प्लेट को देखिए,
ठीक है, जो इसके बैक साइड में है। उधर मास है 2m सॉरी m, आगे वाला ये कितना है बेटा, 8m है, 2m 8m हो जाएगा ना। पीछे वाले पे देखिए, पीछे वाला क्या है, m, तो ये भी तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। इस परफेक्ट स्क्वायर का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच में, और वो कितना होगा 4m। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा a/2, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा a/2। 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए बस आप लोग। क्लियर है यहाँ तक। अब एक 4m मास हो गया और ये आपका 8m मास हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए। मैं 4m को ओरिजिन पे मान रहा हूं, तो यहां से जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा ना। लॉजिकली सोचिए, 4m XY प्लेन पे रखा हुआ है और जो 8m है वो अलोंग द जेड एक्सिस रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो जेड कोऑर्डिनेट मेरे को मिलेगा ना कि कितनी डिस्टेंस पे है। नहीं आया समझे। तो बताइए ZCM इज इक्वल टू कितना आ गया, 4m के अपोजिट वाला 8m डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आ जाएगा 2a/3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a/2, वाई कोऑर्डिनेट a/2 और जेड कोऑर्डिनेट 2a/3। कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड जिसकी साइड है एक इक्वल, हर एक वर्टेक्स पे एक मास रखा हुआ है स्मॉल m का, तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं आया किसी का। सर a/2 4a/5 और a/2 आ रहा है। ओरिजिन किसको मान लिया, सर बेस के रेस्पेक्ट में बताइए, बेस के रेस्पेक्ट में कितनी पोजीशन पे होगा। स्क्वायर पिरामिड का शेप तो पता है ना कैसा होता है। देखिए स्क्वायर पिरामिड कुछ ऐसा है, बेस आपका स्क्वायर है और एक वर्टेक्स ही, तो देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है। इमेजिन कर पा रहे हैं, और हर एक वर्टेक्स पे क्या रखा हुआ है आपने, स्मॉल m मास रखा हुआ है। साइड a है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, नीचे बेस क्या है आपका स्क्वायर है,
नीचे वाला बेस अगर आपका स्क्वायर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बीचों बीच आपका सेंटर ऑफ मास है, ये कितना है 4m, और यहाँ पे क्या है आपका a, ये m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है a, ये है ना। इसको अगर मैंने ओरिजिन पे मान लिया 4m को, तो ये कितने हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास, अपोजिट वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये कितना आ जाएगा a/5। तो आपने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा स्क्वायर पिरामिड का वो बेस से कितनी हाइट पे होगा h/5, सॉरी a/5। सर a/2 √3a/10 a/2। आंसर ये है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास अगर डिफाइन करते हैं तो सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर होता है ओरिजिन डिफाइन करना, कि मैं किसको ओरिजिन मानूं ताकि आसानी से बता सकूं, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिरामिड आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था कि ओरिजिन किसको माना है, तो ये आपको सपोज करना पड़ेगा कि मैं किसके रेस्पेक्ट में बात करूं। तो मैंने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है स्क्वायर पिरामिड का वो बेस से a/5 हाइट पे है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन को अलग अलग मान लूं तो क्वेश्चन खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता, इस वाले को अगर मैं ओरिजिन मान लेता, तो क्वेश्चन खुद पे खुद देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता 3 डायमेंशन फिगर में, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, सभी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर के सेंटर को ही अगर ओरिजिन मान लिया है तो किसी हाइट पे होगा ना सेंटर ऑफ मास। तो आया समझ में। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो इस पे आता है, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताइए क्या यूज करते हैं, लैम्डा। ज्यादा ना इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ते हैं आप लोग कूलम पर मीटर, तो यहाँ पे हम लोग केजी पर मीटर बात कर रहे हैं। अगर एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिग्मा। सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो केजी रो। पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब देखिए इसका मतलब है क्या, मैं यहाँ पे अगर मास अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में, पूरे लेंथ में या पूरे वॉल्यूम में, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि सबसे पहले मेरे को एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही सभी क्वेश्चन को करते आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करेंगे। तो जो स्मॉल एलिमेंट आपने एज्यूम किया है उसका मास क्या है आपका डीएम, स्मॉल एलिमेंट का मास क्या है आपका डीएम है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि याद कैसे करना है आपको, ठीक है। डेरिवेशन करवाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स, डीएम का मतलब क्या है, जो आपने स्मॉल एलिमेंट माना है उसका मास, इंटू एक्स, एक्स क्या बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि एक्स का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट, जो भी आपने स्मॉल एलिमेंट माना है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि डीएम एलिमेंट आपका पॉइंट ही हो, वो एक रिंग के शेप का भी हो सकता है, एक किस छोटा सा डिस्क भी हो सकता है स्मॉल एलिमेंट। अगर आपने 11 12 पूरा कंप्लीट पढ़ा तो आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हम लोग मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है।
ठीक है, तो जो भी आपने स्मॉल एलिमेंट माना है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स है, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास का मतलब क्या हुआ, डीएम को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वाईसीएम, सेम वही तरीका, YCM is equal to integration of dm into y divided by integration of dm। उसी तरीके से ZCM is equal to कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm into z divided by integration of dm। यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन फटाफट करते हैं। मैंने कहा कि एक रॉड है, रॉड की लेंथ आपको L दी हुई है, एक रॉड है, रॉड की लेंथ आपके पास L है, सॉलिड रॉड है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है लैम्डा नॉट एक्स kg पर मीटर। तो इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पे होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो रॉड है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है लैम्डा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता तो मेरे को निकालने की आवश्यकता पड़ती क्या, मैं तो डायरेक्टली कह देता बिल्कुल बीच में है ना। चलिए फटाफट करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए। सबसे पहले मेरे को ओरिजिन मानना पड़ेगा। मैंने ओरिजिन क्या मान लिया, रॉड के एक सर एंड को ही ओरिजिन पे मान लिया। हाँ बोलिए। लेमडा नॉट एल स्क्वायर बटे 2m। नहीं, गलत है। सेंटर ऑफ मास की तो एक पर्टिकुलर लोकेशन आएगी ना, आपने एक्स के टर्म में निकाल दिया, मतलब कि वेरिएबल निकाल दिया सेंटर ऑफ मास को। तो चलिए देखिए, यहां से मैंने क्या मान लिया कि जो सेंटर ऑफ मास है कोई सा भी एक्स एलिमेंट, मैंने यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया, इसका मास क्या है dm और इसकी लेंथ कितनी है dx। ये क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इस वाले एलिमेंट के लिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास लिखूं तो एक्सीएम इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये था ना। ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए dm मास कितना होगा, dm इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। पर यूनिट मास कितना है लैम्डा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू dx। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा नॉट एक्स इंटू dx, मतलब कि एक्स स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब कि लैम्डा नॉट एक्स dx। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक एक्स यहीं से वेरी करेगा ना, स्टार्टिंग से एंड तक पहुंच जाइए। तो देखिए लैम्डा नॉट कांस्टेंट था, कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा आपका एल क्यूब बाई 3 और नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2l डिवाइडेड बाई 3। मतलब कि एक एंड से जो सेंटर ऑफ मास होगा 2l/3 डिस्टेंस पे होगा। सर ये लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में? हाँ हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ ये, क्लियर यहाँ तक?
देखिए सी का मतलब क्या है, कोन। टी का मतलब ट्रायंगुलर प्लेट। एच का मतलब हॉलो हेमिस्फेयर। आर का मतलब सेमी सर्कुलर रिंग। एस का मतलब सॉलिड हेमिस्फेयर। और डी का मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क। देखिए याद करने का तरीका क्या है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आर से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 4। और यहाँ पे उल्टा चलिए, 4 3 2। यहाँ पे पाई 8 3 पाई। ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कोन में हम लोग जो सेंटर ऑफ मास बताएंगे वो तो मैं इतनी बताऊंगा ना कि बेस से इतनी हाइट पे है। लॉजिक लगाइए, बेस के रेस्पेक्ट में बताऊंगा कितनी हाइट पे सेंटर ऑफ मास होगा। सॉलिड कौन है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, एच के रेस्पेक्ट में। कौन में, ट्रायंगुलर प्लेट में भी किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, एच के रेस्पेक्ट में। ये मान लीजिए ट्रायंगल प्लेट है, ये हाइट एच है, तो मैं यहाँ से बताऊंगा कि कितनी हाइट पे सेंटर ऑफ मास है। हॉलो हेमिस्फीयर में किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, रेडियस के टर्म में। रिंग में भी किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, रेडियस के टर्म में। सॉलिड हेमिस्फीयर में भी रेडियस के टर्म में, और डिस्क में भी रेडियस के टर्म में। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरिवेशन कीजिएगा ही मत, बस याद रखिए कि कहाँ पे किसका सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर यहाँ तक। मेरे ख्याल से ये आपको याद भी होगा कई लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि कोई एक प्लेट है जिसका शेप कुछ ऐसा है। ये प्लेट है, मास पूरी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे पूछा गया लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जल्दी से सोचिए, बताइए कैसे करें। सर इसको तोड़ सकते हैं 2 पार्ट्स में। हाँ हाँ, वैसे ही करना है आपको।
देखिए अगर इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं तो एक पार्ट आपको स्क्वायर नजर आ रहा है ना। इसमें यहाँ पे जो मास है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं खुद से मान लूंगा कि क्या है, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। अभी थोड़े पहले बताया था एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड तो सिग्मा लेंगे, ठीक। अब ये अगर आपका स्क्वायर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल सेंटर पे होगा। इसको मान लीजिए C1 पोजीशन स्क्वायर वाले के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले को देखूं, दूसरा वाला क्या है आपका, डिस्क है। ये देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क है, आ रहा है नजर। अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, अभी थोड़े पहले बताया था। ये डिस्टेंस देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए 4r/3 पाई सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r। 4r का मतलब कितना हुआ, a, है ना, /3 पाई। तब देखिए एक m1 मास है यहाँ पे और एक आपका m2 मास है। m1 मास आपका C1 पे है और m2 मास आपका C2 पे है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a + 4a/3 पाई। फिगर को ध्यान से देखिए, यही है ना, a + 4a/3 पाई, है ना। तो यहाँ पे आपको m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस ही पता चल गई और आपको ये पता है कि अगर टू मास सिस्टम है, एक को मैं ओरिजिन पे मान लूंगा, m1 को आपने ओरिजिन पे मान लिया। अगर m1 को ओरिजिन पे मान लिया तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इसको r1 मान लीजिए। तो r1 कितनी पोजीशन पे हो जाएगा, m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही फॉर्मूला मेरे को पता है। m1 = कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, 2a का होल स्क्वायर। अगर मैं m2 लिखूं तो m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द डिस्क। एरिया ऑफ द डिस्क कितना है, πr² / 2। अब ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, r1 आ जाएगा। क्लियर है, देखिए सिंपल है, टिपिकल नहीं है कहीं पे भी। जो हमने पढ़ा है बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। अब ऐसे कॉम्बिनेशन भी कितने सारे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कोन है और इसके ऊपर आपने हेमिस्फेरिकल बाउल लगाया है, तो पहला पार्ट ये हो जाएगा। इसके लिए आपको सेंटर मास पता ही है और कोन के लिए भी पता है, तो इसका मतलब C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस पता है। तो टू मास सिस्टम में कन्वर्ट किया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कैविटी प्रॉब्लम। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम में जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक डिस्क था, इस डिस्क में से इतना डिस्क आपने रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ डिस्क तो यही है मेरे पास। तो मेरे से पूछा गया कि जो शेडेड पोर्शन वाला डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, कैविटी मतलब कि छोटे से डिस्क को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने सभी चीजें दे दी। मैंने कहा कि ये रेडियस आपका, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पेन डिस्चार्ज हो गया है।
अब तब तक सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये जो कैविटी प्रॉब्लम है आपके दो जगह और रिपीट होंगे। जब हम लोग इसमें बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे भी आता है कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट में आपसे ऐसे देखा होगा कि एक स्फीयर है, स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर मैंने रिमूव कर दिया और उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। के एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें से छोटा सा सिलेंडर हमने रिमूव कर दिया, तो उससे छोटे से सिलेंडर में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तीन जगह रिपीट होगा कैविटी, लेकिन हर जगह सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, कहीं पे करंट के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे पिक करता हूं। मैंने कहा कि यहाँ पे आपको गिवन था कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 2r है, और छोटे वाले सर्कल का जिसको रिमूव किया है इसका रेडियस r है, ठीक। एक जनरल फॉर्मूला निकाल दूंगा अभी मैंने। अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। मैंने कहा कि एक बड़ा सा सर्कल है, इस बड़े से सर्कल में अगर मैं छोटे वाले सर्कल को रिमूव कर दूं तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी, ये वाली। ये समझ में आ रहा है, बड़े से डिस्क में से छोटे वाले डिस्क को रिमूव करना है। अब मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, इसका मतलब मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मेन तो खेल सबका मास का ही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि बड़े वाले डिस्क में से छोटे वाले डिस्क, मतलब कि छोटा मास मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस वाले के लिए क्या मानूंगा, इस वाले के लिए मैं सिग्मा मानूंगा, और नीचे वाले के लिए क्या मानूंगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि मेरे को रिमूव करना है, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले के लिए मैंने प्लस सिग्मा माना है और नीचे वाले के लिए क्या माना है, माइनस सिग्मा। अब लॉजिकली बताइएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ बड़ा वाला डिस्क होता तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल सेंटर पे होता, C1 पोजीशन पे। जो छोटा वाला डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल सेंटर पे होता, C2 पे। अब मैं ओरिजिनल फिगर में आ जाता हूँ। C1 तो यही है, बड़े वाले डिस्क का सेंटर। C2 आपका ये है, छोटे वाले डिस्क का सेंटर। C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है फिगर के हिसाब से, R। फिगर के हिसाब से R डिस्टेंस है। अगर ऊपर वाले को मैंने सिग्मा माना है तो M1 इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया A1 मान लीजिए। मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, जनरल फॉर्मूला। अब नीचे वाले का अगर मैं मास मानूं तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू एरिया। अब यहाँ पे M1 मास रखा हुआ है, यहाँ पे M2 मास रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, इसको ओरिजिन पे मान लूंगा ना M1 को, M1 को ओरिजिन पे मान लिया तो M2 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r मान लिया। जनरल केस निकालना चाह रहा हूँ। तो देखिए M2 की वैल्यू पुट कीजिए, M2 इज इक्वल टू कितना है, माइनस सिग्मा इंटू A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 करूंगा तो सिग्मा को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 इंटू R। सिग्मा कैंसिल हो गया, तो देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया, -A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जनरल फॉर्मूला है जो हर एक जगह एप्लीकेबल हो सकता है कैविटी वाले में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूं, मैं निकालना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। A2 की वैल्यू क्या है, इसका रेडियस कितना था बेटा, R था, और इसका रेडियस कितना था, 2R था, ठीक। तो अगर मैं A2 निकालूं तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 का मतलब क्या हो गया, पाई 2R का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, R के इक्वल था, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया -R/3, ये है ना। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा इस शेडेड पोर्शन का
वो C1 के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पे होगा? माइनस आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा? R/3। देखिए ये आ रहा था आंसर, -R/3। माइनस का मतलब C1 के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में। और लॉजिकली भी यही होना चाहिए, जहां पे ज्यादा मास होगा वहीं पे तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है? यहाँ पे जो मास था वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर सकता था, मैं कहता एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर में से एक छोटा R रेडियस का स्फीयर मैंने रिमूव कर दिया, तब भी क्वेश्चन वही हो जाता ना। यहाँ पे एरिया की जगह क्या आता फॉर्मूले में? वॉल्यूम। ठीक है, बस फॉर्मूले में यही चेंज होता। -A2 का मतलब क्या हुआ? वो एरिया जिसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक, डिवाइडेड बाई A1 - A2 का मतलब क्या हुआ? शेडेड पोर्शन का एरिया। तो अगर ये क्वेश्चन स्फेयर का होता, सॉलिड स्फेयर का होता, तो मैं A2 की जगह क्या लिखता? -V2, जो वॉल्यूम मैंने रिमूव किया है, डिवाइडेड बाई V1 - V2, जितना वॉल्यूम बचा है। क्लियर है सभी को? अप्रोच क्लियर है कि कैसे करना है? कैविटी में सेम अप्रोच तीनों जगह रिपीट होगी बेटा। यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, वहां पे भी रिपीट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे भी रिपीट होगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, वहां पे भी रिपीट होगा। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आर्यन क्या पूछ रहे हैं? सर माइनस सिग्मा क्यों लिया है छोटे वाले सर्कल के लिए? हाँ, क्योंकि मेरे को रिमूव करना है ना, उतना मास मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, मैथमेटिकली तो करेक्ट है मेरा मेथड, ठीक है, लेकिन अगर लॉजिकली कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि इनकरेक्ट है, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली मैं कर सकता हूँ, एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने माइनस सिग्मा इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ शेडेड पोर्शन है ना। ध्यान से देखिए, फिगर में तो मेरे पास सिर्फ शेडेड पोर्शन है, मतलब कि जो अनशेडेड वाला पार्ट है उसको मेरे को रिमूव करना है। एक ऐसे सोचे ना कि बड़े वाले डिस्क में से छोटे वाले डिस्क को मेरे को हटाना है, मतलब कि पूरे मास में से उतने छोटे वाले डिस्क का मास मेरे को रिमूव करना है ना, इसलिए मैंने माइनस लिया। जिसको रिमूव करना है इसलिए मैंने उसके लिए माइनस सिग्मा ले लिया। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कैविटी प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन काफी है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, करते रहिएगा बैठ के। अप्रोच एक ही है हर एक क्वेश्चन का। आयुष, समझ में आया? यस सर। ठीक है। नोट कर लिया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की थ्योरी, थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए, अब मैंने कहा कि अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो उसमें हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ पे, कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 तो टेंशन वगैरह कई सारी चीजें हम लोगों ने निकाली थी। अब वही हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी भी सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इफ एफ नेट ऑन द सिस्टम इज 0, एफ नेट 0 है, इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। यहाँ तक क्लियर है? क्या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? 0 होगा।
अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ से दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो VCM 0 हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे होगा तब भी एक्सेलरेशन 0 मिलता है हमें। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उस केस में भी एक्सेलरेशन में को क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक, तो दोनों केस में एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पोजीशन पे है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे का ये कॉन्सेप्ट है, बेस है मोमेंटम, और इस पे इम्पल्स वगैरह का बेस है ये सेंटर ऑफ मास। तो मैंने अभी तक ये देखा कि अगर एफ नेट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज 0, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट और सेंटर ऑफ मास विल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सिर्फ दो ही कंडीशन पॉसिबल है मेरे पास, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या तो सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पोजीशन पे हो। अब हम क्वेश्चन को पिक कैसे करें, कि हमें पता कैसे चले कि हाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक बार फिर से बेसिक चीजों पे आते हैं। मैंने कहा कि जो आपने लिखा था, अगर वेक्टर फॉर्म में RCM लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। मैं दो मास मान रहा हूं अभी क्वेश्चन को समझने के लिए। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब मैं वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन मेरे को मिल जाएगा M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। मेरे को ये चीज मिलेगी ना, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है, आगे मैंने कहा इफ एफ नेट इज 0, if F net is 0, that implies kinetic energy of the system is constant. True or false? ट्रू और फॉल्स सोच के बताइएगा। बताइए अनुष्का।
आर्यन, तुषार, आयुष, अच्छा अगर मैं Yes, ऐसा sir. लिख रहा हूँ, हाँ ये सही है कि गलत है? ये अच्छा ये बताइए, मैंने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। मैंने लिखा हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वीसीएम का स्क्वायर, और मैंने लिखा, मैंने मान लिया दो मास हैं उसमें, m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। कौन सा करेक्ट है? सर पहला वाला। पहला वाला। आर्यन, अनुष्का, कौन सा करेक्ट है? मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ टोटल मास इनटू वीसीएम का स्क्वायर, या सिंपल हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर? मैंने मान लिया कि उस सिस्टम में दो मास हैं, m1 m2। दूसरा वाला। दूसरा वाला, पहला वाला इनकरेक्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, ठीक? अब देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल लूं, मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया कि दो मास हैं m1 m2, और वो चार्ज पार्टिकल हैं q1 q2। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं q1 एंड q2, q1 एंड q2। इन दोनों को सबसे पहले आपने क्या रखा हुआ है? रेस्ट पे रखा हुआ है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या किया? अपने हाथों को हटा दिया। अगर मैं हाथों को हटा दूंगा तो जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगे, लेकिन जो ये आपका कोलम्बिक फोर्स होता है वो कैसा होता है? आपका कंजर्व सॉरी सेंट्रल फोर्स, है ना? मतलब कि दोनों पे इक्वल फोर्स लगता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये तो होता है। तो अगर मैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या हुआ? दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सिस्टम पे अगर मैं नेट फोर्स के बारे में बात करूं तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा? जीरो, है ना? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो मतलब कि मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा उसके बारे में, अब उसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने दोनों को रिलीज कर दिया। इस पोजीशन पे मैंने क्या किया? दोनों को रिलीज कर दिया। रिलीज कर दूंगा तो Q2 पे फोर्स लग रहा है F2, तो Q2 चार्ज आपका राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और Q1 चार्ज आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, है कि नहीं? अगर दोनों मूव करें तो दोनों की वेलोसिटी भी होगी, ठीक? तो F2 फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज पे, तो इसका एक्सीलरेशन भी होगा ना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और Q1 चार्ज पे F1 फोर्स लग रहा है तो इसका भी एक्सीलरेशन होगा F डिवाइडेड बाई m1, है कि नहीं? तो दोनों का एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल? वेरिएबल। हर एक इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। लॉजिकली सोच के देखिए, बेस्ट एग्जांपल है समझने का। तो वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है कि अगर एफ नेट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने इलेक्ट्रोस्टैट का। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए।
क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कि कल की क्लास में थोड़ी सी थ्योरी और बताऊंगा सेंटर ऑफ मास पे, और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसके बाद 2 वेज प्रॉब्लम, ये सब। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।